हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपठित गद्यांश और आपठित पद्यांश के बारे में। जैसा कि आप जब हिंदी के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो प्रश्न नंबर 10 आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 आएगा। उस 10 में आपको एक आपठित गद्यांश दिया होगा और एक आपठित पद्यांश दिया होगा। ठीक है, एक आपठित गद्यांश होगा, एक आपठित पद्यांश होगा। और कहने का मतलब इनमें चॉइस होगी कि आप या तो गद्यांश पढ़िए। अपठित का मतलब होता है जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, अर्थात जो आपकी स्कूल बुक में ना हो। ठीक है, वो कहीं से भी कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस टॉपिक को देंगे, वो उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। एक गद्यांश के ऊपर पूछेंगे और एक पद्यांश में, जिसमें भी आप अच्छा महसूस करते हो कि हाँ मैं गद्यांश में अच्छे से लिख पाऊंगी, ऐसे ही आप पद्यांश में फील करते हो, तो वही आप अटैम्प्ट करेंगे। और उसका आंसर कैसे लिखना है, किस वे में लिखना है, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, जिससे आपके 5 नंबर पूरे हो जाए। ठीक, तो प्रश्न नंबर 10, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रश्न नंबर 10 के रूप में आपका जो है आपठित गद्यांश और पद्यांश आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं क्या होगा। तथ्यों पर आधारित प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न का मतलब 1 नंबर होगा। 1 नंबर के 1 प्रश्न होगा, तो 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, तो टोटल 3 नंबर ऐसे मिलेंगे। और चौथा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, वो 2 नंबर में। इस तरह से आप पठित गद्यांश करें या आप पठित पद्यांश करें, कुल 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन तथ्यों पर आधारित होंगे, ठीक है, वो आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा पढ़कर। और एक रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरह से करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। जैसे ही आप पठित गद्यांश है, ठीक है, तो इस आपठित गद्यांश में आप अपनी बात कैसे रखेंगे, आप कैसे इसको पढ़ेंगे और कैसे आपको सही आंसर देना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लास में। ठीक है, तो देखिए समझिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहला काम क्या है। आप पहले प्रश्न देख लीजिए क्या है। पूछा गया है हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। मतलब जो भी आपका फ्रेंड है या फ्रेंड सर्कल है, आप उससे क्या उम्मीद, क्या आशा रख सकते हैं। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, तो सच्ची मित्रता की कंपैरिजन कहीं ना कहीं की होगी, उस बिंदु पर विशेष ध्यान रखना है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, विश्वास पात्र जो मित्र है उसकी कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया होगा पूरे पैराग्राफ में, वो हमें ध्यान में रख के पढ़ना है इसको। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करते कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी क्लास में। ठीक है, चलिए मैं लेता हूँ सबसे पहले मैं टॉपिक पढ़ता हूँ क्या लिखा है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ऐसा समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये आपने क्या करा, प्रश्न पढ़ने के बाद आपने पैराग्राफ रीड कर लिया। रीड किया तो रीड करते हुए कुछ बातें हमारे दिमाग में, जहन में चल रही थी। पहला प्रश्न पूछा गया हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो देखिए हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखना चाहिए। अब ये चीज़ देखिए आप पूरे पैराग्राफ में कहाँ आपने पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि विद्वान विश्वास बड़ी रक्षा रहती है, बिल्कुल भी नहीं यहाँ मिल रहा है कुछ भी। विश्वास पात्र मित्र के बारे में बोला गया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वो उत्साहित करेंगे। देखा, मतलब अच्छा मित्र किसे कहा गया है, हमें अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल को, हम उसे अच्छा फ्रेंड कहना चाहिए जो क्या करना चाहे, उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करे, मतलब हमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छी सलाह और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत काम जैसे आजकल होता है ना कि भाई चलो चल उसको मारने चल रहे हैं, बोले चल चल चल, तो ये गलत काम है, उससे आप समझाइए ऐसा क्यों कर रहे हो,
ऐसा करना ठीक नहीं है, या किसी को छेड़खानी करने के लिए, आप गलत काम के लिए आप दोस्ती कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो चलो कुछ भी करते हैं आजकल, छुट्टा मारना, ड्रिंक करना, ये सब बदतमीजियाँ कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको अगर जो प्रेरित कर रहा है उससे दूरी बना लीजिए, ठीक है। अच्छे मित्र को पहचान कीजिए, क्योंकि अच्छा मित्र कभी भी इन चीज़ों को करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा, गाली गलौज करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, हमारी सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, जो पवित्रता है, सत्यता है, मर्यादा है, उसको और प्रबल करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे। ये सब बातें आप समझ पा रहे हैं कि जब हम टूटे हुए होंगे तो हमें वो पुनः ताकत देंगे, उत्साह बढ़ाएंगे हमारा। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। तो आपको ऐसे करके ढूंढ लेना है कि प्रश्न की बात कहाँ पूरी हो रही है, उस डिमांड को कौन पूरा कर रहा है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो पहला उत्तर हो गया। अगला क्या पूछा है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? तो देखिए, ये तो पहला प्रश्न हो गया, यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। अब आप इसको समझिए कि देखिए ये लिखा हुआ है, सच्ची मित्रता में क्या होना चाहिए, उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता होनी चाहिए, निपुणता और परख होनी चाहिए, और अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होनी चाहिए। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, दूसरा उत्तर। मतलब सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो वैध है, ठीक है, तो जो वैध है उसके अंदर एक निपुणता होती है अपने काम के प्रति, ठीक है, स्किल होती है, और परख होती है, वो किसी समस्या को बहुत आसानी से परख लेता है। और एक अच्छी माता का धैर्य होता है, पोटेंशियल बहुत भरा हुआ होता है, और हृदय बहुत कोमल होता है, जो उसके दुख में दुखी हो जाता है, सुख में सुखी हो जाता है। तो ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। आगे पूछा गया विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। अब इसमें केवल पूछा गया तुलना किससे की गई है। आपने पढ़ा था कि विश्वास पात्र मित्र जो है जीवन में किसके समान है, औषधि के समान। आप लिख सकते हो विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान है, या औषधि से तुलना की गई। किससे तुलना की गई, औषधि से। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न का उत्तर तीसरा, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मतलब अब आप देखेंगे कि रेखांकित अंश, अब देखो यहाँ से रेखा थी, यहाँ से यहाँ तक रेखा थी, ठीक है, तो उन्होंने रेखा बना दी है, तो उसका विशेष अर्थ क्या निकल रहा है उसे अपने शब्दों में आपको बयां करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये समझते हैं। चलिए देखिए, लिखा क्या है लिखा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी मात्रा का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब हमें क्या ध्यान देना है, जब हम रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, डिक्टो उतार आते हैं। डिक्टो उतारेंगे तो भाई आपको लिखने का कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 नंबर का प्रश्न है तो हो सकता है एक ही मिले। आप थोड़ा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि भाई सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की निपुणता होती है। आप लिखेंगे जिस प्रकार जो अच्छा वैद्य होता है, ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी असाध्य रोगों को निपटाने की बहुत सारी क्या जानता है, उसे औषधियों की जानकारी होता है, ज्ञान होता है, और वो इस बीमारी का परीक्षण कर लेता है, परख लेता है, और वो सही औषधि देकर आपकी उस बीमारी से, उस रोग से आपको निपटा देता है। ठीक उसी प्रकार अगर मित्रता सच्ची है तो आप में लगने वाले आप में जो भी गलत भावनाएं आ रही हैं, आप जो कुमार्ग के रास्ते पर चल रहे हैं, जो आप अंधकार के रास्ते में जा रहे हैं, तो उनकी पहचान करेगा, और पहचान करके उनको दूर करेगा आपके जीवन से। ठीक जैसे माता जो है अपने पुत्र को बहुत ही धैर्य से पालती पोसती है, उसका पालन पोषण करती है, और उसके सुख में सुखी हो जाती है, थोड़े से दुख में बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही सच्ची मित्रता अगर होगी तो वो आपके मित्र की खुशी में खुश रहेगा, दुख में दुख रहेगा, और इस प्रकार से वो हर प्रकार से आपको बहुत अच्छा पुरुष, आपकी महानता आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। हमेशा हमें ऐसे मित्र के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। इस तरह से आपने इसका भाव निकाला और अपना जो आंसर है अपनी भाषा में लिख दिया। ठीक है, ये होता है तरीका, सही तरीका आपके पास 5 नंबर पूरे पक्के करने का। तो बहुत सारे लोग गद्यांश का आंसर छांटना बहुत आसान समझते हैं, तो गद्यांश कर ले,
लेकिन कुछ ऐसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो कहते हैं सर गद्यांश किससे बढ़िया हम पद्यांश के आंसर निकाल लेते हैं। तो ठीक है भाई, चॉइस होगी आपके पास, 5 नंबर का ही टॉपिक है, चाहे गद्यांश अटेम्प्ट करें और चाहे पद्यांश। चलिए ये तो गद्यांश रहा। अगर आप पद्यांश अटेम्प्ट करते हैं तो पद्यांश में क्या ध्यान देना है, चलो इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो जो गद्यांश करें वो गद्यांश करें, जो पद्यांश पर फोकस करें, जिन्हें लगता है कि मैं पद्यांश में अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो पद्यांश पे ध्यान दें। मैं ये भी समझा देता हूँ। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं और इसके कैसे उत्तर दिए जाते हैं। कह रहा दीक्षा बशान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, बह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। मतलब ये उन्होंने क्या करा, ये उन्होंने एक आपको आपठित क्या दे दिया, पद्यांश दे दिया। जब आपठित पद्यांश दे दिया तो उस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ के जो प्रश्न आपसे पूछते हैं उनका उत्तर देना है। अब उत्तर वही बच्चा अच्छे से लिख पाएगा जिसको इसका सार, इसका अर्थ समझ में आ गया। जिसे अर्थ समझ में नहीं आया होगा वो बहुत कठिनाई का सामना करेगा। फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग। क्या लिखा है, दिवसावसान का समय था, मेघ में मतलब बादल छाए हुए थे आसमान में, और वहाँ से कौन उतर रहा था, बहुत ही संध्या शाम के समय में कोई सुंदर परिसी धीरे धीरे उतर रही थी। ठीक है, तिमरांचल उसके जो अंचल है उसमें चंचलता का कोई आभास तक ना था। उसके दोनों अधर मतलब ओंठ, दोनों होंठ जो हैं बहुत ही मधुर मधुर थे, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। लेकिन थोड़ी सी गंभीर होते हुए भी गंभीर नहीं है और उसमें कोई भी हास विलास देखने को नहीं मिलती है। हंसता है तो केवल तारा एक, केवल मानो उसमें देखने पर एक ही तारा नजर आ रहा है जो हंसता हुआ है, दिख रहा है। गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। मतलब उस सुंदर परिसी जो नायिका है, रानी है, उसके काले काले घने घुंघराले बालों में कोई जैसा मानो कि कोई तारा जो है वो चमक रहा हो और उसकी शोभा को और बढ़ा रहा हो। इस तरह से इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। आपने जब टूटा फूटा अर्थ निकाला तो अब आप समझ गए कि जवाब क्या देना। क्या समय था, समय था भाई दुबसावसान का। कैसे आसमान से कौन उतर रहा था भाई, धीरे धीरे संध्या सुंदर परी जो है वो आसमान से उतर रही थी। जवाब दे देंगे कि भैया दिवसावसान का समय था और धीरे धीरे संध्या सुंदर परी जो है वो आसमान से नीचे, मेघ में आसमान से नीचे उतर रही थी। ये आपका जवाब हो जाएगा। कैसे तिमिर में किसका आभास ना था, तो आप लिखेंगे तिमरांचल में चंचलता का कोई आभास ना था। बस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। किसके दोनों ओष्ठ कैसे हैं, उन पर किसका नाम निशान नहीं है, तो भाई किसके का मतलब है संध्या सुंदर, सुंदरी जो परी है ना, संध्या सुंदरी जो परी है, ठीक है, उसके दोनों होंठ कैसे हैं, बहुत ही मधुर हैं। और किसका आभास नहीं है, उसमें किसी प्रकार का हास विलास का कोई आभास नहीं है। ये आपका जवाब हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई संध्या सुंदर जो परी है वो जब आसमान से उतर रही है तो उसमें बहुत ही गंभीरता है, उसमें हास विलास तक नहीं है, और उसके जो काले घुंघराले बाल हैं उनमें मानो कोई तारा जो चमक कर उसकी गरिमा को, उसके सौंदर्य को और बढ़ा रहा है और मानो अपने हृदय की रानी को तिलक कर रहा है। ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा, उस अर्थ को आपको यहाँ पर लिख देना है और आपकी हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो आज के क्लास में हमें आपठित गद्यांश और आपठित पद्यांश के बारे में ही पढ़ना और समझना था। अब आशा करता हूँ अगर आप वीडियो देखकर जाएंगे तो 5 नंबर कैसे हमें एग्जामिनर से अच्छे से लेने हैं इस बात का आप ध्यान रखेंगे और प्रयास करके प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।